मेरे स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। आज का जो मेरा लेक्चर वीडियो है, जो सेकंड लेक्चर है सॉल्यूशन चैप्टर का, जिसको मैंने डिस्कस करने जा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इवन सॉल्यूशन का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर वीडियो में बताया था कि आज का लेक्चर वीडियो मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो एक काम आप जरूर करेंगे कि आप अपने हाथों में पेन एंड पेपर लेकर के बैठेंगे, और जब मेरा लेक्चर वीडियो को आप देखें तो पेन पेपर के साथ इंश्योर रहें कि हमें उसे कुछ भी मैं बोर्ड पे लिखूं तो आप उसे मेंशन करेंगे, क्योंकि तभी आपको यह फ़ायदा देने वाला है और बहुत मज़े से आपको समझ में आएगा सॉल्यूशन चैप्टर। तो आपको ये चीज़ ये सोच के पैनिक नहीं होना है कि हम लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रही है, नहीं। बस जो भी चीज़ मैं आपको बताऊं उसको आपको पूरी तरह से थॉरली कॉन्सेप्चुअली गेन कर लेना है। चलिए, थोड़ा सा मैं एक आपको अभी 1-2 मिनट के लिए मैं आपका टाइम वेस्ट करना चाह रहा हूँ, वनली विद इन हाफ मिनट्स, बिकॉज हमारे बहुत सारे बच्चे जो अभी इंतज़ार कर रहे थे कि सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम कब होगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड 12th बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, तो बच्चे लोग स्ट्रेस फ्री हो गए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो स्ट्रेस फ्री ना हो, बल्कि वो और अपने जुझारू रूप से स्ट्रगल को और बढ़ाएं, अपनी प्रैक्टिस को और जारी रखें, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये ज़्यादा से ज़्यादा वो जब प्रैक्टिस करेंगे तो उनको नीट और IIT जेईई एग्ज़ाम्स में ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपको नीट एंड जेईई एग्जाम कैंसिल होने वाला नहीं है, इसलिए आप स्ट्रेस फ्री ना रहो। जिस तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे थे 12 बोर्ड के लिए बेटर से बेटर रिजल्ट लाने के लिए, उससे भी बेटर रिजल्ट आपको IIT में एंड नीट में आनी चाहिए। और ये मैं होप करता हूँ कि आप लोग बेशक लाओगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस यदि जारी रहेगी, कंटिन्यूटी जारी रहेगी, कंसिस्टेंसी जारी रहेगी, और अपने फील्ड में हर चीज़ में स्किलनेस आप बढ़ा रखोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 आवर्स to 8 आवर्स एवरेज एवरेज एन आवर आपको 6 आवर्स का पर डे अपना लेबर करते हो, इवन आप प्रैक्टिसिंग करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लेक्चर वीडियोस को जरूर देखें, वॉच करें। आज का लेक्चर वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आप सभी को, सो प्लीज़ 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 जस्ट वॉच माई वीडियोज़। एंड इवन यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर दो, और लाइक बटन को भी दबाओ, और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दो। तो हम लोग लेट अस स्टार्ट द टुडेस टॉपिक बाय सेकंड लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। व्हाट इज सॉल्यूशन? व्हाट इज सॉल्यूशन? सो जस्ट डिफाइन द सॉल्यूशन, राइट? व्हाट इज सॉल्यूशन? ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन? वी कैन से, मैं थोड़ा सा आपको पहले समझा दूं कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को जब मैं मिलाता हूं, मिक्सअप करता हूं, पूरी तरह से इंटरमिंगल करता हूं, जबकि वो दोनों सब्सटेंस वो केमिकली नॉन रिएक्टिव होते हैं, जब पूरी तरह से मिक्सअप कर जाते हैं तो वो ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट नजर आते हैं। जब वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट नजर आता है तो उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर का नाम देते हैं। एवरीवन नोज अबाउट दैट। तो जब टू और मोर सब्सटेंस को मिक्सअप करेंगे, एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार होगा, और वो दोनों सब्सटेंस केमिकली नॉन रिएक्टिव होंगे, तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलोगे आप? ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन वन थिंग, ये सॉल्यूशन अपना कंपोजिशन, जिनका कंपोजिशन वेरी कर सकता है, लेकिन विद इन ए सर्टेन लिमिट। देयर कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन ए सर्टेन लिमिट। याद रखेंगे इस बात को, देयर कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन ए सर्टेन लिमिट, राइट? So write the definition of true solution. A homogeneous mixture of two or more substances which are chemically non-reactive, which are chemically non-reactive, and they are intermingled together,
intermingled together, intermingled together, whose composition can be varied within certain limit, this is known as true solution. ठीक है, दिस इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन, राइट। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे ट्रू सॉल्यूशन का क्या डेफिनेशन है। एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिले होते हैं, जो कि वो सब्सटेंस केमिकली नॉन रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, एंड दे आर इंटरमिंगल टुगेदर, वो आपस में पूरी तरह से इंटरमिक्सअप हो जाते हैं, पूरी तरह से मिंगल हो जाते हैं, इंटरमिंगल टुगेदर, हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड, थोड़े समय के लिए इनका कंपोजिशन चेंज करता है, वो हम लोग जब डिस्कस करेंगे सॉलिबिलिटी तो हम लोग इसके बारे में बताएंगे। तो थोड़े समय के लिए शायद इसके कुछ कंडीशनली इनके कंपोजिशन चेंज करते हैं, तो कैन बी वेरिड विद इन अ सर्टेन लिमिट, दिस इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। चलिए ये बात तो हमें समझ में आ गया। बहुत सारे ट्रू सॉल्यूशन के एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ले लो सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, सुगर इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर, एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल ले सकता हूं, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल आप ले रहे हैं सॉल्यूशन का, वो किस प्रकार का सॉल्यूशन है। जब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि वह सॉलिड सॉल्यूशन है कि लिक्विड सॉल्यूशन है कि गैसियस सॉल्यूशन है। क्योंकि ये जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, ये आपके डिपेंड करते हैं सॉल्वेंट के नेचर पे, ठीक है। यानी कि हम ये कहें कि ये जो सॉल्वेंट इसमें जिस तरह का स्टेट रखता है, उसी तरह का सॉल्यूशन का भी नेचर नजर आता है। अब जैसे हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिए हैं कि यहाँ पर जो वाटर है वो लिक्विड है और सॉल्ट क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड इन लिक्विड, तो जो कंपोजिशन नजर आएगा, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट नजर आएगा, वो क्या नजर आएगा, लिक्विड जैसा नजर आएगा। तो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन लिक्विड जैसा नजर आएगा, तो फिर इसे हम लिक्विड सॉल्यूशन का नाम देंगे, क्योंकि जिस स्टेट का सॉल्वेंट है उसी नेचर का सॉल्यूशन भी दिखेगा, क्योंकि सॉल्वेंट अपनी नेचर को, फिजिकल स्टेट को रिटेन करती है, लेकिन सॉल्यूट अपनी फिजिकल स्टेट को बदल देती है, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर लेती है, लेकिन सॉल्वेंट अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता है। ये बात को याद रखिएगा। यहां भी मैं ले रहा हूं एग्जांपल सुगर इन वाटर, दैट इज आल्सो द लिक्विड सॉल्यूशन, अल्कोहल इन वाटर, this is also liquid, this is also liquid, so this kind of solution is liquid solution। तो liquid in liquid, तो ये liquid solution है। तो जहां सॉल्वेंट आपका लिक्विड रहेगा तो लिक्विड सॉल्यूशन, जिस किसी मिक्सचर में आपका सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन, और जिस किसी मिक्सचर में सॉल्वेंट गैस है तो फिर गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। राइट, एवरीवन नोज अबाउट दैट। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन के बारे में तो समझ गया है मैं। अब थोड़ा सा ये जो आपके पास दो कंपोनेंट नजर आते हैं, जैसे ट्रू सॉल्यूशन को दिखाने के लिए मुझे दो कंपोनेंट की आवश्यकता है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो सॉलिड प्लस सॉल्वेंट मिला देंगे दोस्त तो क्या बन जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, बहुत सुंदर सा भाषा है, विलेय, और इसको मिलते हैं विलायक। विलायक, इसको और भी रूप में बोल सकते हैं घुल्ले, घुल्ले, इसको बोल सकते हैं घोलक, घोलक, और इसे हम बोलते हैं विलेयन, विलेयन, या इसको हम बोल सकते हैं घोल, घोल। ठीक है, तो विलेय, विलायक, विलेयन, क्लियर है।
तो अब हम लोग एक चीज को समझते हैं कि जो सॉल्यूट है जिसको हम विलेय कह रहे हैं, सॉल्वेंट जिसको हम विलायक कह रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन जिसको हम विलयन कह रहे हैं, तो विलेय का क्या काम है? विलीन होना, मिक्सअप हो जाना। विलाय का क्या काम है? किसी को विलीन करना, किसी को मिला देना, घोल देना, विलाय का काम है। और विलयन जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है वो विलयन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं सॉल्यूट का। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको, मैं थोड़ा इरेज करता हूं। नोट कर लिए? चलिए, तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से ट्रू सॉल्यूशन क्या डेफिनेशन देता है। अब इनके कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मेरा जो पहला कंपोनेंट जिसका मैंने सॉल्यूट का नाम दिया, सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्यूट? जो सॉल्यूशन में लेसर इंग्रेडिएंट कंपोनेंट होते हैं, जो लिटिल अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। किसमें? सॉल्यूशन में। जो सॉल्यूशन में वह कंपोनेंट जो लिटिल अमाउंट में अवेलेबल होता है, लेसर क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, उस कंपोनेंट को क्या कहते हो? सॉल्यूट। द लेसर इंग्रेडिएंट the lesser ingredient component in the solution which dissolves into solvent, जो सॉल्वेंट में खुद को डिजॉल्व करता है, जो कम मात्रा में अवेलेबल होता है, which dissolves into the solvent, ठीक है, is known as solute। क्लियर है? एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो सॉलिड के बारे में जानना है। सॉलिड अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर लेती है। इट चेंजेस देयर ऑन फिजिकल स्टेट। इट चेंजेस देयर ऑन फिजिकल स्टेट। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया? जो लेसर इंग्रेडिएंट कंपोनेंट होगा इन द सॉल्यूशन में, जो कि डिसॉल्व करता है खास करके सॉल्वेंट में, जो अपनी प्रॉपर्टी को खास करके फिजिकल स्टेट को चेंज कर लेता है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। क्लियर है? अब थोड़ा सा सॉल्वेंट की जिक्र हम कर लेते हैं दोस्त। सॉल्वेंट क्या है? तो सॉल्वेंट किसे कहते हैं? तो इसका मतलब हो गया कि जो लार्जर इंग्रेडिएंट कंपोनेंट है, द लार्जर ingredient component in the solution which dissolves this solute, जो solute को घोलता है, which dissolves this solute, ठीक है, which dissolves this solute is called solvent। दूसरी बात, हम लोग सॉल्वेंट तो जान गए, लेकिन इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये अपना फिजिकल स्टेट रिटेन करता है, ये अपनी फिजिकल स्टेट को कभी नहीं चेंज करता है। तो इट डज नॉट change on physical state, ठीक है, इट डज नॉट चेंज ऑन फिजिकल स्टेट। तो खास करके ये चीज जानना है कि ये सॉल्वेंट अपना फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करता है। मतलब जैसा सॉल्वेंट आपने लिया है वो सॉल्वेंट वही रहेगा, लिक्विड लिया है तो लिक्विड ही रहेगा, गैस है तो गैस ही रहेगा, सॉलिड लिया है तो सॉलिड ही रहेगा। ये नहीं कि सॉलिड से वो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो गैस हो जाएगा, गैस हो तो सॉलिड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। सॉल्वेंट अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करती, अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करती है, खास करके फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करती है। क्लियर है? तो इट डज नॉट चेंज ऑन फिजिकल स्टेट। क्लियर है? तो सॉलिड सॉल्वेंट हम लोग जान गए। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं कि यदि कंपोनेंट्स हमारे पास किसी सॉल्यूशन में 2 हैं तो फिर उसे क्या नाम देंगे, 3 है तो क्या नाम देंगे, 4 है तो क्या नाम देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट?
तो हम लोग अब उस पर जिक्र करते हैं थोड़ा सा। हो गया तो मैं मिटा दूं। हो गए होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं कंपोनेंट्स के आधार पर सॉल्यूशन को थोड़ा डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, कंपोनेंट्स के आधार पर, कंपोनेंट्स के आधार पर मैं थोड़ा सॉल्यूशन को डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, जैसे मैंने लिया बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, ये जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन, उसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज। उस टर्मिनोलॉजीज को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप टर्मिनोलॉजी नहीं जानोगे तो फिर आप बेसिक कैसे समझ पाओगे। ठीक है, बहुत जगह पर हम लोग कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन है, टर्नरी सॉल्यूशन है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन है, एक्सेट्रा। तो आपको ये जानना जरूरी है। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हो गया ए सॉल्यूशन containing two components only, ठीक है, two components only is binary solution। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लो सुगर इन वाटर। ठीक है, सुगर इन वाटर, यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक शुगर है, एक वाटर है। शुगर सॉल्यूट हो गया, वाटर सॉल्वेंट हो गया। शुगर अपना फिजिकल स्टेट को चेंज कर ले रहा है, अपनी कंपोजिशन को चेंज कर ले रहा है, लेकिन वाटर अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन है। ऐसे ही आप एग्जांपल और भी ले सकते हो, अल्कोहल इन वाटर H2O। अल्कोहल इन द सेंस इथेनॉल ले लो, मिथेनॉल ले लो, प्रोपेनॉल ले लो, एक्सेट्रा। तो अल्कोहल इन वाटर। अब आते हैं हम लोग टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी टर्शियरी शब्द से बनाई है। टर्शियरी का मतलब होता है 3। तो यहां पर हम लोग लेंगे टर्नरी सॉल्यूशन, मतलब ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 कंपोनेंट्स। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है ना? आ रहा होगा, जरूर आ रहा होगा। अरे भाई, आप लोग बिंदास जीने वाले व्यक्ति हो, और जो बिंदास जीता है ना, बिंदास पढ़ता है, बिंदास लेबर करता है, और जब बिंदास लेबर करता है तो बिंदास रिजल्ट भी देता है। A solution containing 3 components is called ternary solution। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो, जैसे इसमें थोड़ा सा मिला देते हैं, हा? थोड़ा सॉल्ट भी मिला देते हैं, शुगर भी ले लेते हैं इन वाटर। चलो, सॉल्ट भी मिलाया, शुगर भी मिलाया और वाटर भी ले लिया। किसमें मिलाया मैंने? सॉल्ट को मिलाया, शुगर को मिलाया, वाटर में मिलाया। मेरे पास 3 कंपोनेंट्स आ गए, सॉल्ट भी आ गए, शुगर भी आ गए, 2 सॉल्यूट हो गए और 1 सॉल्वेंट हो गया। 3 कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन मैंने देख लिया। ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन क्या है? क्वाटरनरी का मतलब हो गया सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 कंपोनेंट्स। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 components is called quaternary solution। क्लियर? क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहेंगे इसको। स्पेलिंग समझ में आ रहा है? QUARTERNARY। थोड़ा सा मैंने स्पीडली लिख दिया है, तो आप इसको देख लीजिए। NARY है, QUARTERNARY, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो थोड़ा सा इसमें 4 कंपोनेंट्स का मिलावट करनी है ना। तो ऐसा करते हैं, सब लोग गर्मी के मौसम में क्या पीते हो? लेमन जूस लेते हो ना भाई? अरे लेमन वाटर लेते हो ना? लेमन वाटर बना दो आप, लेमन वाटर कंप्लीट हाइजेनिक होगा। लेमन वाटर ले लो आप। तो आप क्या लोगे? सॉल्ट ले लोगे,
थोड़ा शुगर ले लोगे, थोड़ा साइट्रिक एसिड ले लोगे, साइट्रिक एसिड, लेमन जूस, साइट्रिक एसिड, लेमन जूस इन H2O. अब देखो हाउ मेनी ऑफ कंपोनेंट्स आर देयर, 1 2 3 एंड 4 कंपोनेंट्स। तो ये क्वाटरनरी सॉल्यूशन है। पॉलिनरी किसको कहते हैं दोस्त? पॉलिनरी, पॉलिनरी सॉल्यूशन। पॉलिनरी का मतलब हो गया कि यदि 3 और मोर कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट तो जनरली होता ही है बाइनरी में, 3 और मोर कंपोनेंट्स दिख जाए तो उसे हम पॉलिनरी कहेंगे। तो ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, सॉल्यूशन containing 3 or more components, clear है? A solution containing 3 or more components is polymery solution, polymery solution। अब इसके लिए एग्जांपल आप ये भी दे सकते हो, क्वाटरनरी का भी एग्जांपल पॉलिनरी में आ जाएगा, ठीक है। 3 और मोर ये भी ले सकते हो, टर्नरी का भी एग्जांपल पॉलिनरी में आ जाएगा। तो पॉलिनरी सॉल्यूशन कहने का मतलब हो गया कि 3 और मोर कंपोनेंट्स कंटेनिंग सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? पॉलिनरी सॉल्यूशन कहेंगे, राइट? नोट कर लिए होंगे आप स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया होगा। Okay, now we have to erase this. चलिए अब कुछ छोटे से टर्म और हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। एक्वा सॉल्यूशन किसे कहते हैं, नॉन एक्वा सॉल्यूशन किसे कहते हैं, है ना? ऐसे भी कुछ हमारे वर्ड्स आते हैं। तो एक्वा सॉल्यूशन के बारे में हम लोग देखें। एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर, ये जान लो, जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या हो? वाटर हो। द सॉल्यूशन कंटेनिंग ए सॉल्यूशन in which solvent is water, a solution in which solvent is water is an aqueous solution, ठीक है? a solution in which solvent is water, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो? वाटर, सॉल्वेंट इज वाटर, ठीक है? सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, दैट इज एक्वा सॉल्यूशन। जैसे आप लोग लिख सकते हो कि मैंने HCl एक्वस कहीं लिखा, आपने देखा होगा HCl एक्वस सॉल्यूशन, H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है? NaCl एक्वस सॉल्यूशन, इस तरह से आपने लिखा हुआ देखा होगा। इसका मतलब ये समझ लेना कि इसमें वाटर के साथ सॉल्वेंट क्या लिया गया? वाटर लिया गया है। HCl के साथ सॉल्वेंट वाटर लिया गया, H2SO4 के साथ सॉल्वेंट वाटर लिया गया, NaCl के साथ सॉल्वेंट वाटर लिया गया, एक्सेट्रा, ठीक है? ये दिमाग में लेके चलना है, क्लियर है? नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसको कहेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब इसमें जो भी सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें सॉल्वेंट वाटर नहीं लेंगे, अदर देन वाटर लेंगे, ठीक है? मतलब आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे। वाटर को एक बेस्ट पोलर सॉल्वेंट बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बेस्ट पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है? याद रखना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। लेकिन यहां पर जो हम लोग लेंगे वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे, रादर देन वाटर लेंगे, तो उसे हम नॉन एक्वा सॉल्यूशन कहेंगे। तो सॉल्यूशन in which a solution having solvent
अदर देन वाटर, हैविंग सॉल्वेंट अदर देन वाटर, अदर देन वाटर. A solution having solvent other than water is non-aqueous solution. Non-aqueous solution. Solution. ठीक है. अदर देन वाटर, वाटर नहीं हो, वाटर के अलावा कुछ और हो. जैसे आप एग्जांपल के तौर पे दे दो कि आयोडीन सॉलिड को, I2 सॉलिड को इन अल्कोहल में यानी इथेनॉल में आपने डिसॉल्व किया है, तो आयोडीन सॉलिड इन अल्कोहल, जिसे हम कहते हैं टिंक्चर, टिंक्चर ऑफ आयोडीन. याद है ना टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या है, किसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन. ठीक है, घाव वगैरह, सफाई वगैरह 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 जो भी है ये सब साफ उफ करने में टिंक्चर ऑफ आयोडीन. तो आयोडीन सॉलिड इन अल्कोहल. अब देखो यहाँ पर सॉल्वेंट क्या लिया गया, अल्कोहल लिया गया. ठीक है, वाटर तो नहीं लिया गया है, अल्कोहल लिया गया. अदर देन वाटर लिया गया है सॉल्वेंट, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन. चलिए ये तो चीज हमको समझ में आ गया, एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन. थोड़ा सा हम लोग आते हैं कि जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं उन्हें किसे मिसिबल कहा जाता है, किसे इमिसिबल लिक्विड कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें. क्योंकि ये सब छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है जो आपको पिंच करता है कभी कभी. जब आपको याद नहीं रहता तो लगता है यार मैं तो ये तो 9th क्लास में 7th क्लास में बहुत बिगनिंग क्लास में पढ़ा था, लेकिन 11th 12 में मुझे नहीं याद है, सब भूल गया. भूलो नहीं, मेरे लेक्चर वीडियो से आपको मिलेगा, क्लियरली मिलेगा कि ईच एंड एवरी टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं. इसलिए है जो भी आपने भूल चुका है वो भी आपको रिकॉल्ड हो जाएगा. आप निश्चिंत रहो और बस मन लगा के लिखते रहो, पढ़ते रहो, सुनते रहो, कंसिस्टेंसी मिलाते रहो और कंटिन्यूटी मेंटेन रखो, और मेरे लेक्चर वीडियोस को देखना ना भूलें. चलिए अब हम लोग लिखते हैं मिसिबल लिक्विड्स. मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड्स किसको कहते हैं ये भी समझ में आ गया. मिसिबल, मिसिबल मिक्सिंग वाला लिक्विड. तो those liquids which mixes together, those liquids which mixes together to form uniform composition, uniform composition are called miscible liquids. Miscible liquids. क्लियर है. चलिए इमिसिबल लिक्विड्स किसको कहेंगे दोस्त, इमिसिबल लिक्विड्स. इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब हो गया कि जो लिक्विड्स आपस में मिक्सअप ना हो उसे इमिसिबल लिक्विड्स कहेंगे. तो those liquids which does not mix together, are immiscible liquids. Immiscible liquids. क्लियर है. those liquids which does not mix together are immiscible liquids. क्लियर है. और एक छोटा सा चीज हम लोग जानते हैं, LOI. ऊपर वाला पार्ट मैं मिटा दे रहा हूं दोस्त, यदि हो गया तो मैं ऊपर वाला को मिटा देता हूं. ठीक है, आई होप सो आपने कंप्लीट कर लिया होगा ऊपर वाला. चलिए हो गया है सबको, बढ़िया है. LOIs. अब LOI का मतलब होता है कि जब सॉल्यूट भी सॉलिड एंड
सॉल्वेंट विद सॉलिड हो, यानी दोनों ही सॉलिड सॉलिड मिला हुआ हो। ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ two solids is an LOI, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। जैसे आप ले लो ब्रास ले लो, ब्रॉन्ज ले लो, वगैरह वगैरह, इसे हम सॉलिड सॉल्यूशन भी कहते हैं। LOI को क्या कहते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं इसको। सॉलिड सॉल्यूशन क्या है? LOI है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारा आप ले सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो ब्रास, ब्रॉन्ज, ठीक है, इट इज बहुत सारे LOI बनाते हैं हम लोग। अब देखो थोड़ा सा मैं एक चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, आपने कभी सुना होगा या नहीं सुना होगा, आप इसको ध्यान से सुन लेना। सॉलिड सॉल्यूशन में भी दो प्रकार के सॉल्यूशन नजर आते हैं। एक का तो नाम आपका है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन यानी LOI को भी हम दो कैटेगरी में बांटेंगे। तो सॉलिड सॉल्यूशन एक कहलाता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, इसको अच्छी तरह जान लीजिए। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन क्या है? जैसे मैं मान लिया कि एक मेटल सॉलिड है और उसमें मैं कहीं से अदर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम या मॉलिक्यूल या आयन को इंट्रोड्यूस किया, और इंट्रोड्यूस करने के बाद वो उसी पोजीशन पर जो अदर पहले से मेटल बैठा हुआ था या एटम बैठा हुआ था या आयन बैठे हुए थे, उसको हटा के रिप्लेस करके डिस्प्लेस करके वो अपना जगह धारण कर लिया। सेम पोजीशन पे उस पूरे क्रिस्टल लैटिस प्लेन में कहीं से मैंने बाहरी एटम को लाया, इंट्रोड्यूस कराया, और उसको इंट्रोड्यूस कराने के बाद जब मिलाने के बाद तो जब जैसे दो डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल आइटम्स को आप मिलाओगे तो मिलाने के बाद क्या होगा कि जो जिसके पास रेगुलरिटीज ज़्यादा है, मतलब कि जो सॉल्वेंट के रूप में दिख रहा है, उसमें ज़्यादा आइटम्स हैं, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, ज़्यादा उनके आयन्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आयन्स हैं। तो अदर जो कम मात्रा में लिया गया मेटल है, उसका जो एटम या मॉलिक्यूल या आयन होगा वो आके क्या करेगा, उसको जगह हटाएगा और अपना जगह धारण कर लेगा। तो इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे कि ब्रास, ब्रॉन्ज वगैरह ये जो भी LOI है, ये सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप डेफिनेशन लिख लो, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो मैं बताने जा रहा था कि आप सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लो। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि इन दिस solid solution one atom या मॉलिक्यूल दो और आयन will take place at similar of other substance, ठीक है। In this solid solution one atom, molecule or ion will take place at similar of other substance, ठीक है, बात समझ में आ गया? मतलब एक को हटा के दूसरा स्थान ग्रहण कर लेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलोगे? सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग लेंगे दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्त, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ये सब जितने भी एक मेटल दूसरे मेटल के साथ मिलाए जाते हैं उसके बाद ये प्राप्त होता है LOI।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन। एक मेटल में दूसरे मेटल को मिलाया जाता है, बहुत सारे मेटल रेगुलर पैटर्न में है, उनके मेटल में कोई नया मेटल आके इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और उसके बाद ये सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन तैयार हुआ, जिसे हम एलवाई का नाम देंगे, और वो एलवाई ब्रास ब्रॉन्ज ईटीसी होगा। थोड़ा सा बातें हैं दोस्त इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में पढ़ना था, पहला चैप्टर में पढ़ा था इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल का एक वर्ड और है वॉइड, इसका मीनिंग और भी होता है इंटरस्टिशियल साइट, इसका मीनिंग और भी होता है इंटरस्टिसेस। मतलब आप बोल सकते हो इंटरस्टिशियल साइट बोलो, इंटरस्टिसेस बोलो, वॉइड्स बोलो, वैकेंट स्पेस बोलो, मतलब जो खाली जगह है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स या इंटरस्टिशियल, ठीक है। और उसमें जो बैठा हुआ होगा कोई भी एटम, मॉलिक्यूल, आयन या पार्टिकल, तो उसको हम कहेंगे इंटरस्टिशियल्स। इंटरस्टिशियल्स LS लगा देंगे तो वो एटम या मॉलिक्यूल या आयन जो वैकेंट स्पेस में बैठा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल्स। तो यहाँ पर जो एक रेगुलर पैटर्न में कोई मेटल है, सॉलिड है, और उस सॉलिड में कोई अदर एटम इंट्रोड्यूस किया और उसके वॉइड में जाके बैठ गया। कहाँ बैठ गया, वॉइड में बैठ गया, तो दिस काइंड ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन जो मेड होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। In this solid solution, one kind of atom is placed in voids. One kind of atom is placed in voids. इज कॉल्ड वॉइड। कहाँ होगा, जैसे दो रेगुलर पैटर्न का जो मेटल एटम है उसके बीच में होगा खाली जगह, तो ऐसे सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें वॉइड में कोई अदर काइंड का एटम जाके बैठ गया हो, तो वन काइंड ऑफ एटम इज प्लेस्ड इन वॉइड्स इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दे दो टंगस्टन कार्बाइड, जिसको हम लोग लिखते हैं WC, टंगस्टन कार्बाइड। तो ये सब जो आपको दिख रहा है कि अब देखो टंगस्टन मेटल है, पूरे सभी जगह हार्ड बनाने का काम कर रहा है एलवाई को, तो ये जो हार्ड मेटल है वो पूरे प्लेन में यही मेटल के पार्टिकल नजर आ रहे हैं, उसमें कार्बन एटम कहीं से आकर के इंट्रोड्यूस कर गया और वो खाली जगह में जाके बैठ गया, कार्बन बैठ गया है, कार्बाइड यानी कार्बन यहाँ पर जाके बैठ गया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, टंगस्टन कार्बाइड। तो इस तरह का ये जो सॉलिड सॉल्यूशन क्रिएट हुआ, ये काफ़ी हैवी मेटल हो जाता है, हैवी एलवाई हो जाता है, और ये हार्ड भी हो जाता है, ठीक है। जब इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा तो काफ़ी हार्ड होगा, हैवी हो जाएगा, तो इस तरह के एलवाई को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नोट कर लिए, चलिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स मैं बता रहा था आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देख लो आप, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है, आप इसको ध्यान से समझो। यहां पर मैंने लिया है सॉल्यूट, यहां मैंने लिया सॉल्वेंट, यहां मैंने लिया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इधर एग्जांपल्स, ठीक है। यदि मैंने सॉल्यूट लिया सॉलिड और सॉल्वेंट भी लिया सॉलिड, तो सॉलिड इन सॉलिड का सॉल्यूशन दिखेगा, सॉलिड इन सॉलिड का सॉल्यूशन दिखेगा, जिसे हम सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन। कैसा होगा एग्जांपल उसका, एलवाई। अब आते हैं हम लोग सॉलिड, लिक्विड लिया मैंने, सॉल्वेंट सॉलिड लिया, अब लिक्विड इन सॉलिड का सॉल्यूशन है, तो लिक्विड इन सॉलिड का सॉल्यूशन को भी क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब जैसा सॉल्वेंट है उसी तरह का सॉल्यूशन दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, सॉलिड सॉल्यूशन,
लिक्विड इन सॉलिड को भी सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, अमलगम ऑफ मरकरी विथ जिंक, ये भी ले सकते हो। अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम यानी सोडियम मरकरी अमलगम। अमलगम उसको कहते हैं जिसमें लिक्विड मरकरी लिया जाता है और कोई अदर मेटल रहता है, तो उसे हम मेटल का अमलगम कहते हैं। ठीक है, उसमें मरकरी होना चाहिए तो उसे हम अमलगम बोलेंगे। एक अदर कोई मेटल हो और उसमें मरकरी मिला हुआ है तो उसे हम अमलगम कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं गैस सॉलिड लिया, सॉल्वेंट सॉलिड लिया, गैस इन सॉलिड है, तो गैस इन सॉलिड को क्या बोलेंगे? फिर से सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि ये सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। हाइड्रोजन गैस ऑन पीडी, हाइड्रोजन गैस ऑन पीडी ये मैंने लिया। हाइड्रोजन गैस को डिपॉजिट कर सकते हैं पैलेडियम पर और प्लैटिनम पे भी, ये ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट आते हैं सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। उसी तरह से आप लिख लो लिक्विड लिक्विड, तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन जिसे हम लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है तो इसे हम लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि जैसा सॉल्वेंट वैसा सॉल्यूशन। तो अल्कोहल इन वाटर, दोनों ही लिक्विड है। बेंजीन प्लस टॉल्विन, बेंजीन प्लस टॉल्विन दोनों, ये भी दोनों लिक्विड है, तो दोनों लिक्विड के मिक्सचर को लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। यहाँ जब गैस इन लिक्विड, मतलब गैस सॉल्यूट है लिक्विड सॉल्वेंट है, तो गैस इन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो लिक्विड सॉल्यूशन में CO2 गैस इन वाटर, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक्स लिया होगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स लिया है, हार्ड वाटर लिया, सोडा वाटर लिया है, तो उसमें आपको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है अंडर हाई प्रेशर एट लो टेम्परेचर पे इन इवैक्यूएटेड कंटेनर। तो CO2 गैस वाटर में डिजॉल्व है, उसे हम क्या कहते हैं? सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक। चलिए लास्ट हम लोग देखते हैं कि जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट भी गैस है, तो हमें जो नेचर दिखेगा सॉल्यूशन का वो दिखेगा गैसियस सॉल्यूशन वाला नेचर, मतलब सॉलिड इन गैस का सॉल्यूशन, तो गैसियस सॉल्यूशन होगा। आयोडीन वेपर इन एयर, अब देखो गैस आपने क्या लिया है? गैस क्या लिया है? एयर, जो आपका सॉल्वेंट है, और आयोडीन वेपर क्या लिया है आपने? सॉलिड लिया है, तो सॉलिड इन गैस, तो सॉलिड इन गैस का क्या हो गया मिक्सचर? गैसियस सॉल्यूशन। कैम्फर इन एयर, ये भी आपका क्या है? गैसियस मिक्सचर यानी गैसियस सॉल्यूशन। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर लिक्विड एंड गैस। लिक्विड आपका सॉल्यूट है, गैस सॉल्वेंट है, तो लिक्विड इन गैस क्या होगा? गैसियस सॉल्यूशन होगा। जिसका एग्जांपल वाटर वेपर इन एयर मैंने लिया, वाटर वेपर इन एयर जिसको ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, आर्द्रता जिसको बोलते हैं हिंदी में। लास्ट हम लोग देखते हैं गैस सॉल्यूट है और सॉल्वेंट भी गैस है, तो फिर गैस इन गैस का सॉल्यूशन बनेगा जिसे हम गैसियस सॉल्यूशन ही कहेंगे। जिसका एग्जांपल एयर लिया, एयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, इनर्ट गैसेस होते हैं, एक्सेट्रा, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो ये सारे जो एटमॉस्फेयर है वो भी एक गैसियस मिक्सचर है, गैसियस सॉल्यूशन है। तो एयर या एटमॉस्फेयर लिखो, दैट विल बी द एग्जांपल। तो ये जो आज का मेरा था वो लेक्चर वीडियो में जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजीज के बारे में मैंने डिस्कस किया, और मैं नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, वो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो आप बच्चों ये ध्यान दे करके मेरे लेक्चर वीडियो को आप लिखेंगे, नोट करेंगे, अपनी कॉपीज पे नोट्स बनाएंगे, और रेगुलर आप मेरे डिस्क्रिप्शंस को देखते रहेंगे हर लेक्चर वीडियो में कि अगला मेरा क्या आने वाला है। तो उस डिस्क्रिप्शन से आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है वो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, हाउ टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सेट्रा। राइट, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर विदा लेते हैं, और मैं जाते जाते लास्टली सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि यदि किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी एट मोमेंट इंस्टेंटली सब्सक्राइब करो, व्यू करो, लाइक करो और बेल आइकन बटन को दबा दो। थैंक यू वेरी मच।